ओके। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आ, इस सेमिनार श्रृंखला में। जो जब भी हमारे कोई दोस्त तैयार दिखते हैं हमें कुछ इस तरह का विषय लेते हुए या पढ़ते हुए या लिखते हुए, तो हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तिमसाल भाई बहुत समय से हाथ नहीं आ रहे थे, लेकिन आखिरकार हमने इनको पकड़ लिया इस साल। इन्होंने प्रतिमान के लिए भी लिखा है। वैसे ये पढ़ाते हैं मिडिल ईस्टर्न एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। अनुवाद करते हैं। और वाजिद अली शाह पे इनका काम है, मीर अनीस पे इनका काम है। अ, बहुत कुछ है। और आजकल सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। तो इनकी तारीफ में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हम लोग सुनना चाहेंगे इनसे कि एक खास सिकंदर साहब का मरसिया है और मुहर्रम अभी गुजरा है। तो इन्होंने ही उससे हमारा परिचय कराया। तो हमने सोचा कि ये तो जाना पहचाना लगता है, कम से कम मुझे लगता है। क्योंकि हमारे गांव में तो जो मरसिया ख्वानी होती है, जिसको झरनी कहा जाता है, मगही में जो लोग किसान गाते हैं, और ज्यादातर हिंदू ही गाते हैं। क्योंकि एक मुसलमान की औकात नहीं है कि उतना बड़ा ताजिया उठा ले, इतना भारी भरकम वो होता है। तो वही गाते हैं और विचित्र चीजें गाते हैं, उसको हम लोग सुनेंगे बाद में जब डिस्कशन होगा। तो ये उर्दू का लोक रंग है ना। जी। और ख़ास तौर पर मरसिया ख्वानी के हवाले से, और ख़ास तौर पर सिकंदर साहब के इस मरसिया के हवाले से जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आमतौर पर जब हम आगरा में सोचते हैं और जब हम नज़ीर को सोचते हैं, है ना, जी। और जिस 19वीं सदी की उर्दू की बात आप कर रहे हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ है, जी। लेकिन उसके पहले काफ़ी अलग है। तो क्या आम तौर पर, लेकिन खास तौर पर मरसिया ख्वानी को लेकर और इसकी क्या गहराई है, फैलाव भी है और गहराई भी है लोक हाँ। में, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। फिर तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। जी। जी। आपका फिर से स्वागत है, नहीं, बहुत। डॉक्टर तिमसाल मसूद। अरे, बहुत बहुत शुक्रिया। और तो ये जो खास मौजू है, जो टॉपिक है, उर्दू जबान, इस पर हम बहुत साल से इसके ऊपर थोड़ा काम कर रहे हैं, इस पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू जबान ये है क्या, ये कहाँ से आ रही है और ये कैसे बन रही है उर्दू जबान। क्योंकि जो भी उर्दू में लिखा हुआ है, वो आप यूं समझिए कि बिल्कुल 19वीं सदी, 19th सेंचुरी। तो ये बहुत नई चीज एकदम है। और जो हमारी शायरी है, वो भी सब बहुत नई चीजें हैं। प्रोज तो बहुत ही एकदम मॉडर्न चीज है, शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स। लेकिन जाहिर सी बात है, ये उर्दू जबान एकदम से तो नहीं आ गई। तो ये इस जबान के जो रूट्स हैं, या 19वीं सदी से पहले वो कहाँ थी जबान, वो क्या चल रहा था उसमें। तो इसके ऊपर बहुत अपने कलीग्स के साथ और अपने दोस्तों सब बहुत डिस्कस करते रहते थे। और फिर थोड़ी सी चीजें दिखाई देना शुरू हुई, जो हमको लगता है कि हाँ, ये शायद सही रास्ता दिखा सकती हैं। लेकिन अभी तक उस पर पूरे आप कॉन्फिडेंस से और अथॉरिटी से तो कभी नहीं बोल सकते कि जबान कैसे बन रही है, क्या है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प चीज, मतलब हमको जो दिलचस्प लग रही है चीज, वो ये कि उर्दू एक तो, जैसे मीर तकी मीर है मिसाल के तौर पर, वो उर्दू के शायर नहीं है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि उर्दू का शायर नहीं है वो। क्योंकि उस वक्त उर्दू था भी नहीं नाम, और वो खुद भी नहीं कहते कि मैं उर्दू में लिखता हूँ और मैं उर्दू का शायर हूँ और मेरी जबान उर्दू जबान है। और उस पूरे पीरियड में बहुत से बहुत यही कहा जाता था कि हिंदी है, और हिंदी भी इस सेंस में वही हिंद से मिलाकर, कि ये जो इलाका है हिंद,
सिंध, हिंद, वहाँ के लोग जो जबान बोलते हैं, जैसे बाबर ने लिखा अपने बाबरनामा में कि वहाँ हिंदुस्तान से एक आदमी आया, उसके साथ बात करना थी। तो मैंने पूछा कि भाई यहाँ कोई है जो इससे बात कर सके। तो एक हिंदी वाला आया और उसने उससे बात की। तो वो वही कि उस इलाके का कोई आया। तो उस लिहाज से तो वो हिंदी एक जबान है उस इलाके की। और जब ये उस इलाके की खास जबान है, तो उसमें जो लोकल एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत रहे उस जबान में। खुद मीर तकी मीर के यहाँ, इसलिए हमको मीर तकी मीर बहुत ज्यादा पसंद हैं। इतनी रवानी से और इतने आराम से वो इतने सख्त हिंदी या संस्कृत जो भी कहिए आप, उसके लफ्ज इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं कि अभी बिल्कुल हैरत होती है कि अरे, अगर हम उसको उर्दू शायर की, खुदाए सुखन है ना वो, तो उर्दू के हैं खुदाए सुखन, कि अरे इनके यहाँ ये लोग ज्ञान कहाँ से आ रहा है, विस्तार कहाँ से आ रहा है, अंचर, ये सब बिल्कुल आप नहीं सोच सकते कि उर्दू गजल का खुदाए सुखन, सबसे अजीम शायर, वो ये लफ्ज गजल में कैसे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वो बहुत दिल खोल के कर रहे हैं इस्तेमाल। और उस जमाने के बाकी लोग भी, बाकी शायर और जो प्रोज राइटर्स हैं, वो भी उस सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वही कि उस वक्त तक वो टैग नहीं है उसके ऊपर कि ये उर्दू जबान है। तो उस लिहाज से वो आजाद है जबान, और लोगों की जबान है वो। बाद में जब थोड़ा अंग्रेजों ने काम काज संभाला, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज्यादा अंग्रेजों ने जब संभाला, तो उनको एक वही जबान की जरूरत हुई जिसके वही के आम लोगों के साथ। तब ये जबान थोड़ा सा एक जबान के स्टेटस पर आई, तो 1836 37 में तब उसका नाम अब ऑफिशियल एकदम हो गया कि ये उर्दू जबान है। तो ये जो उर्दू जबान बनी, उसकी खासियत जो थी कि ये आम लोगों की बाजार में बोलने वाली, सड़क पर जिस तरह से मुहावरा बोला जाता है सड़क पर आम लोग, ये वो जबान है। तो ये उसकी क्वालिटी थी खास। लेकिन उसके साथ में जो फारसी बोलने वाला और फारसी में काम करने वाला जो एलीट क्लास था, उनके लिए बहुत एक तरह से एक शौक हो गया कि अरे, जब ये जबान इस स्टेटस पर आ रही है तो भी हम कहाँ जाएंगे। तो शायद वो जब ये सब हमारा अभी तक का एक, आप कह सकते हैं कि ख्याली ख्याल है, कि उसको फिर स्टेटस देने के लिए इन लोगों ने, जो फारसी का बैकग्राउंड लिए हुए थे, बड़े लोग जिनकी बात में बहुत से है, दम है, इन लोगों ने वो जिम्मा उठाया कि अब ये जो सड़क पर बोलने वाली आम सी जबान है, इसको हम एक स्टेटस वाली अहम जबान बनाएंगे। तो वहां पर बहुत इस पर काम शुरू हुआ, और हमको तो लगता है कि वो अच्छा काम नहीं हुआ, क्योंकि फिर वही सब ज्ञान, अंचर, विस्तार, ये सब काट काट के उसमें से निकाले जाने लगे। और ये एक बहुत साफ सुथरी, मंझी हुई, शहरी और टकसाली जबान ये बन गई। तो इसका फायदा ये हुआ कि खूबसूरत मंझी भी जबान है, लेकिन शायद उसका नुकसान ज्यादा हुआ, क्योंकि जब वो सी वोकेबलरी हमारे हाथ से निकल गई, तो वो टॉपिक्स भी हमारे हाथ से निकल गए। हमारे पास जब वो वोकेबलरी नहीं है, तो उन मौजुआत पर लिखने के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जैसे गांव की कहानी और आम लोगों की जिंदगी को रिप्रेजेंट करने वाले डायलॉग्स, वो
गायब होने लगे और नहीं लिखे जा सके। प्रोज में जैसे आप देखिए, जो अफसाना है, नॉवल है, उसकी सबकी जबान अच्छी खासी एक सी है। तो मैं वालिद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा भी इस बात को, नैयर मसूद हम, कि अब हैदराबाद का आदमी है या मिसाल के तौर पर बिहार का आदमी है, उसके पास है वो लोकल एलिमेंट्स, उसके अपनी जबान जो लोक वाली चीजें हैं। लेकिन जब वो उर्दू में कहानी लिखता है तब वो फौरन लखनऊ, दिल्ली, वहां की जो एक स्टैंडर्ड जबान है उसमें वो कहानी लिखता है। तो जबान की वजह से वो बहुत महदूद हो जाता है। अब उसके पास वो सी बातें कहने के लिए वोकेबलरी नहीं है। तो उसका कहानी का जो कैनवस है उसकी रिचनेस चली जाती है। तो उस नज़र से देखें तो आप थोड़ा नुकसान भी, अच्छा खासा बल्कि नुकसान भी हुआ। लेकिन इन चीज़ों को हम कहाँ देख सकते हैं, उन लोकल एलिमेंट्स को और ठीक से कहाँ देख सकते हैं? एक तो गज़ल में आपको मिलेगा, और उसके साथ जैसे रविकांत साहब ने कहा ये मरसिया, तो मरसिए के साथ भी वही हुआ। जो पुराने मरसिए हैं, पुराने से मुराद 18 सेंचुरी, 19 से पहले के मरसिए, उसमें भी वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। जो बाद के मरसिए में, जैसे मीर अनीस साहब कह लीजिए कि उर्दू के सबसे अजीम मरसिया गो, तो उनके मरसियों में भी वो चीजें गायब हो गई हैं। वो सी चीजें जो सिकंदर के यहाँ हैं, और वो बहुत खूबसूरत चीज है, वो बहुत अहम चीजें हैं। से हमारे एक बहुत ही अच्छे कलीग ने, बल्कि दोस्त हैं बहुत पुराने, प्रोफेसर पीटर नैप्सेक, वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में। तो उनका एक तरह से ये, उन्होंने इस पर आर्टिकल भी लिखा और पूरी किताब, उनका पीएचडी। तो उसमें एक है कि जो विरहनी एक कॉन्सेप्ट था, वो मरसिए में, पुराने मरसिए में उसी रंग में आया है, और ये बाद में गायब हो गया। और बिरयानी बहुत बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि आप देखिए मुस्लिम और इस्लाम में और अरब में, उस दुनिया में जब पति या शौहर मरता है, उसका देहांत होता है, इंतकाल होता है, तो औरत के सोशल स्टेटस पर कोई फर्क नहीं आता है। बल्कि उसके लिए एक, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक अच्छा एवेन्यू खुल जाता है कि दूसरी शादी होगी तो फिर मेहर मिलेगा। हाँ। दूसरी शादी से उसको फिर से मेहर मिलेगा, और उसकी उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उसके अपोजिट है। औरत की जिंदगी खत्म हो गई, उजड़ गई। अब वो सफेद कपड़े पहने हुए है, जमीन पर बैठेगी, खाना सबसे बाद में खाएगी, खुशी के मौके पर कहीं नहीं जाएगी, सूरत तक नहीं दिखा, छुप जाती थी ना पहले तो औरतें, कि नई बहू जब आ रही है तो वो छुप जाती थी। तो ये खास यहाँ की चीज। तो जैसे सिकंदर में भी और उस पीरियड के मरसिए में इस एलिमेंट को बहुत सेलिब्रेट किया गया है, कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो उनकी बीवी, बानो है उनका नाम, बानो, उन पर क्या गुजर रही है। और ये मरसिया चूंकि यहाँ लिखा जा रहा है अपने हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए, तो अगर हम इस बानो को, इमाम हुसैन की बीवी को, अरबी वो वाली बीवी रखेंगे जिसका सोशल स्टेटस कोई नहीं बदलता है, तो ये दिलों पर असर भी नहीं करेगा। तो वो उस बानो को यहाँ ले आए और उसको यहाँ की विधवा बनाया उन्होंने। अब वो दिल पर चोट कर रहा है कि अब वो कह रही है कि मैं सफेद ओढ़नी कफनी पहने, बाल खोले, बालों से जमीन पर झाड़ू दे रही हूं, इस तरह की बातें।
और अब मेरी जिंदगी उजड़ गई है। तो वो चीजें अभी जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो और ज्यादा साफ एहसास होता है कि उन, हाँ, कि वो एलिमेंट्स शायद कोशिश करके हमें फिर से रिवाइव करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? और उस खास उस वोकेबलरी को भी, जो एक तरह से पीछे छूट गई जब ये उर्दू जबान स्टैंडर्डाइजेशन करने का पूरा मुहिम चली। उसमें जो वोकेबलरी छूट गई, जो एक्सप्रेशंस पीछे छूट गए, वो हमें लगता है कि उसको रिवाइव करना चाहिए, उसको आना चाहिए, फिर से उनका इस्तेमाल किया जाए। तो उससे ये जो हिंदी उर्दू का जो गैप है वो भी कम होगा। और ये वजह भी है शायद कि इन दोनों में इतनी ज्यादा लड़ाई है, हिंदी उर्दू, क्योंकि अलग आप नहीं कर सकते हिंदी उर्दू को। इसलिए वो और ज्यादा, जैसे सास बहू हैं, तो एक ही घर में है, एक ही बावर्ची खाने में है, तो उनमें बहुत कुछ होने की गुंजाइश है। तो ये यही है। तो इस पर अभी हम लोग थोड़ा सा मरसिया वो वाला पढ़ेंगे। तब तक अगर इस बीच आप लोगों का कोई कमेंट है तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। हाँ, या अभी अगर किसी को कुछ कहना है आपको। हाँ। अ, मेरा नाम मेहताब है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मुझे दो तीन चीज़ें बुनियादी तौर पर समझनी थी, जो बातें आपने रखी उसके तनाजुर। पहली बात, जब आप उर्दू के सैनिटाइजेशन या सैनिटाइजेशन की बात कर रहे थे, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये सिर्फ उर्दू के साथ मामला है, या किसी भी जबान के साथ के इवोल्यूशन का प्रोसेस है। इज इट अ नेचुरल प्रोसेस और इट इज स्पेसिफिक टू उर्दू? ये बात अगर वाजे हो जाए तो थोड़ी सी आसानी होगी चीज़ों को समझने में। दूसरी बात, मीर हम्म। मीर उर्दू के शायर नहीं थे, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो सवाल ये उठता है कि मीर किस चीज़ के शायर थे, कौन सी जबान के शायर थे? क्योंकि उनकी बहुत सारी पोएट्री और खुद उनकी जो खुद नविस्त है वो पर्शियन में उन्होंने लिखी, जिक्र मीर और चीज़ें। और जिस जबान में वो शायरी कर रहे हैं उस वक्त, वो भी इवॉल्व हुई है। और खुद आपने ही कहा कि जो उर्दू नस्र है या फिर उर्दू नज्म है, पोइट्री, प्रोज, वटेवर, ये बेसिकली मॉडर्न, मतलब अगर हम नावल निगारी भी देखें और चीज़ें भी देखें तो हाल फिलहाल की चीज़ें हैं। मतलब 200 साल 250 साल पहले की चीज़ें ही मिलती हैं। तो फिर हम मीर को किस चीज़ का शायर कहेंगे? इफ हैव टू, मतलब अगर हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा, अगर हम एकेडमिकली भी नहीं करें, इंटेलेक्चुअली भी नहीं करें, ऐसे ही जनरली भी क्लासिफाई करें, तो हम कैसे क्लासिफाई करेंगे उनको एक शायर के तौर पर? क्योंकि वो अंग्रेजी में शायरी तो कर नहीं रहे, हिंदी में हम्म। शायरी तो कर नहीं रहे। तो एक 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 चीज मुझे ये भी समझनी थी। तीसरी चीज जो मुझे समझनी थी, कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं, वो हमेशा से उर्दू नहीं कही जाती थी, जाहिर सी बात है। लेकिन जिसको आज हम हिंदी कहते हैं, वो भी हमेशा से हिंदी नहीं कही जाती थी। तो अगर हम उर्दू की बात करें, और हम जानते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 200 साल 300 साल के जमाने में उर्दू खुद अलग अलग नामों से जानी जाती रही। किसी जमाने में हिंदी के नाम से जानी जाती है, किसी जमाने में हिंदवी के नाम से, किसी जमाने में रेख्ता के नाम से, और फिर उर्दू के नाम से। खुद गालिब, जो उर्दू के जी जी। एक और बड़े शायर हैं, वो खुद तस्लीम करते हैं कि तुम ही उस्ताद, रेख्ते के उस्ताद नहीं गालिब, पिछले जमाने में कोई मीर भी था। हम्म। तो मतलब वो भी चीज़ है। और फिर उर्दू पर्शियन की जो बहस है, तो ये भी चीज़ मैं समझना चाह रहा था कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं या मॉडर्न उर्दू कहते हैं, हम्म। उसका जो खुद का इवोल्यूशन है वो अपने आप में
क्या चीज है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जिस डाइवर्सिटी की बात आप कर रहे हैं, जिस तरह के मरसिए लखनऊ में पढ़े जाते हैं, और जिस तरह के मरसिए जो है वो बिहार के एक रिमोट, मसलन मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पढ़े जाते हैं, वो बहुत मुख्तलिफ है। हम्म। हम 25 साल पहले जब दिल्ली आए, हम किसी दिल्ली वाले से या लखनऊ वाले से बेहतर उर्दू लिख सकते हैं, हम्म। लेकिन हम जो जबान बोलते हैं हम्म। वो ऐसी जबान है कि हमें दिन में 4 बार कहा जाता था कि तुम उर्दू नहीं बोल सकते। हाँ। तो और ये सारी डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी, मसलन अगर कोई हैदराबाद का है तो वो तकरीब को तकरीब बोलता है, जो कि माने ही बदल जी जी। जाते हैं, और उस पर भी लतीफा है, सारी चीज। तो ये कुछ मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें मैं समझने की कोशिश कर रहा था, हाँ क्योंकि आपने बहुत सारे दरीचे खोल दिए हैं। तो उस हाँ लिए शुक्रिया। हाँ, नहीं बहुत अच्छा आपने सवाल उठाए कई। तो मीर को अगर हम उर्दू का माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीर तो मीर ही हैं, और इसीलिए वो उर्दू वालों को पसंद भी खाली नहीं है, सबको वो पसंद हैं। और उनके लिए जरूरी नहीं है कि उनको हम कोई टैग दें कि वो कोई किस जबान के शायर हैं, क्योंकि उस वक्त ये जो उर्दू अभी हमारी उर्दू है, ये वाली तो उर्दू नहीं थी। और रेख्ता जैसे आप सबको मालूम है कि उसका मतलब है मिला जुला और करप्ट, इस तरह से। तो वो तो एक प्रोसेस चल रहा था एक जबान का। और उसका जो आपने दूसरी बात कही कि इवेल्युएशन हुआ या स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, तो वो भी उसके दो धारे हमेशा चलते हैं। एक तो उसका जो नेचुरल एक प्रोसेस है वो चल रहा है, और एक कुछ लोग आते हैं कि हम बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। तो उसी में हमारा एक ये भी ख्याल है कि जो जो उर्दू जो बनी उर्दू, जिस क्वालिटी पर बनी थी उर्दू, वो सी उर्दू अभी है। लेकिन जिस उर्दू को अभी हम लोग कहते हैं कि ये उर्दू है, ये वो उर्दू नहीं है। और जो पहले वाली उर्दू जो असल उर्दू अभी है, वो आप कह सकते हैं फिर वहीं जाइए आप जहां पर सड़क पर एकदम आम लोग मिला जुला के बोल रहे हैं, उसमें बहुत इंग्लिश भी बोल रहे हैं। सबसे अच्छी मिसाल आपको बॉलीवुड या मीडिया की जबान, वहां पर जैसे लोग बिल्कुल फ्री होके जो बोल रहे हैं, जैसे अभी हमने कहा फ्री होके बोल रहे हैं। तो ये है उर्दू। और उसका एक दूसरा वाला रूप जो कोशिश करके बनाया गया है उसको, वो एक अच्छी जबान बनी है, लेकिन वो शायद वो उर्दू उस माने में नहीं है जिस माने में उसको वो स्टेटस दिया गया था, जिन क्वालिटीज के माने में। साफ है कुछ बात ये? हाँ। ठीक। बहुत लंबी बहस है हाँ। ना। और हम सब उसमें कूद जाएंगे। तो मैं रोकना चाहता हूँ आप सबको। उर्दू का लोक रंग और मरसिया ख्वानी के हवाले से आपका वो सवाल बिल्कुल सही है कि लखनऊ का मरसिया अलग हम्म। है और बिहार का मरसिया अलग है। जैसे कि दोनों जगह की उर्दू जी। भी अलग है, जाहिर है। तो देखते हैं और क्या क्या है। हाँ, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा मरसिया वाला सिकंदर। तो इनका इंतकाल हुआ सिकंदर का 1800 के आसपास कहीं, तो उनका एकदम ठीक टाइम पीरियड नहीं मालूम है, लेकिन 1800 में। और इसका जो फॉर्म है वो भी जो बाद में 1900 19 सेंचुरी में मर्सिए का जो एक फॉर्म स्टैब्लिश हुआ, उससे भी ये अलग है। मतलब फॉर्मल जो अब मर्सिया है वो तो 6 मिसरे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मिसरे का एक बंद बन रहा है।
तो ये सिकंदर कह रहे हैं, बन करबल में बानो दुखिया, नैना नीर बहावत है। इब्ने अली की लोथ के ऊपर व्याकुल हो जावत है। छाती पीटत, आंसुआ बीटत, रो रो यहू सुनावत है। जहरा जी की बहु प्यारी, बिन साईं दुख पावत है। या हैदर तुम साकिए कौसर, चुल्लू अपनिया बेग पिलाओ। तिसके मारे बहू तुम्हारी तरस रही है, प्यास बुझाओ। तुम बिन मोरा कौन है, कासे मांगू नीर। कुंबा सगरा खप गयो, खेत रहे शब्बीर। तो इनका टाइम पीरियड और मीर का टाइम पीरियड एक है। तब इस जबान को हम उर्दू बिल्कुल नहीं कह सकते, मतलब आज की नजर से ये उर्दू बिल्कुल भी नहीं है। और ये मरसिया भाई इमाम हुसैन की बीवी बानो, वो उनकी जबान से है ये। बस्ती मोरी किस जंगल में, है आन बसीली। पीटत पीटत छाती मोरी, फटकर हो गई नीली। फूलन जो कुम्हलाई गई, जल बिन काटा सूख भीली। माटी का सा रंग भई हूं, साईं कारण पीली। साईं को मैं क्यों कर जाकर अपने गले लगाऊं। जालिम लुगवा घेरे खड़े हैं, कैसे लोथ उठाऊं। बानो ऐसा कौन है, लोथ वही डेड बॉडी। हाँ, तो उसी से अब जो हमारे पास, अब तो लोथ नहीं बोलते, लेकिन एक लफ्ज अभी तक चलता है, लोथड़ा। लोथड़ा जो गोश्त का एक टुकड़ा है, लोथड़ा। बानो ऐसा कौन है, जो हाथ पकड़ ले जाए। लोथ कने शब्बीर के, मोको जाए बिठाए। तो इसमें आप लोग ज्यादा हमसे समझ देंगे कि इसमें वो कौन कौन सी जबानें हैं। जबान हम इससे बोली हम नहीं कह रहे हैं कि, वरना आमतौर से कह देते हैं ना वो ब्रज और अवधी, ये सब बोलियां बोलियां बोलियां। तो वो तो बहुत शानदार जबानें हैं उनका। और कुछ दूसरी राजस्थानी और मैथिली, उसका भी कुछ इसमें भोजपुरी का कुछ ना कुछ फ्लेवर आ रहा है। सैया अपना गला कटाकर, ले गए मोरा सुखड़ा। भाले की अनिया पर वाका, चंदा जैसा मुखड़ा। रात से मैं बन भीतर बैठी, कासो गाऊं दुखड़ा। जो जो मोरी नजर पड़त है, दम जावत है उखड़ा। दाग भये नीली है छाती, है नैना अंदर तारे। रो रो नैना लाल भये हैं, सोग अगन के मारे। पुतली ऊपर असुआ पलक नहीं ठहराए। गरम तवे पर बूंद जो, छनक छनक ढर जाए। तो इसके हमारे जो दादा सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करके मरसिए के कदीम पुराने मखतूते जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो जमा किए। तो उनके कलेक्शन में और एक आध जगह से और ये सब जमा करके हमने उन्हीं, जो मैं दोस्त जिनका जिक्र किया पीटर नैप्सिक साहब, उनके साथ ये अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स इस मरसिए की जमा की। और उसका एक साफ वर्जन हम लोगों ने बनाया और उसको भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, और उसका एक इंट्रोडक्शन लिख के वो पब्लिश करेंगे। उसमें ये थोड़ी बातें, तो वो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो इस शक्ल में है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो हम दोनों बैठे हुए और कई कई घंटे कि ये कहाँ जा रही है और इसका नुक्ता कहाँ है, सीक्वेंस कहाँ है इसका, वो वाला मिसरा। तो वो भी एक पूरा बहुत दिलचस्प तजुर्बा होता है, मतलब जब आप मैन्युस्क्रिप्ट्स, असली मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके बैठते हैं, वो एक अलग फ्लेवर है।
आगे ये कहते हैं, ना कोऊ मोरा दुख पूछत है, ना कोऊ संग संघाती, काली रैन डरानी लागे, दूजे दिया ना बाती, केस बिखेरे भूखी प्यासी, साई का दुख खाती, हाय हुसैना सैया जूझे यूं कहकर चिल्लाती, उठाऊं के ढीग बैठी बन में, सर को दे दे मारूं, जैनब के गिरदारी भैया रो रो हाथ पसारूं, जैनब रो रो यूं कहे मोरी छाती लाग, भाभी बानो रोवे मत, उजड़े तोरे भाग। तो अब जो जैनब है वो इमाम हुसैन की बहन है, तो वो एक तरह से तसल्ली दे रही है कि रो नहीं, अब तो जैनब रो रो यूं कहे मोरी छाती ला, गले लगा के मुझको कह रही है कि भाभी बानो रोवे मत, मत रो, उजड़े तोरे भाग। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि अब इसका गम क्या करना, तुम्हारे तो भाग उजड़ गए, तुम्हारी किस्मत उजड़ गई, तुम्हारी दुनिया उजड़ गई। तो ये खास आप कह सकते हैं कि इंडिक फ्लेवर जो कह दीजिए, या अपना लोक रंग इसको कह दीजिए। तब नंदन से, अब वो बानो जनाब जैनब से इमाम हुसैन की बहन से कह रही है, तब नंदन से मैं उठ बोली, कैसे आवे चैना, दूर वतन से कैद पड़ी हूं, थमते ना ही नैना, किसके आगे बैठ बखाऊं अपने गम के बैना, असगर अकबर कासिम जूझे टुकड़े हुए हुसैना, अब उनकी लोथों को सदका कऊ बंद चढ़ावे, मैली सी एक चादर देकर इतना बोल सुनावे, ऐ बानो तू छूट गई, उठ यहां से चल जा, सैया को नहलाए के कफन पहना गड़वा। तो इसका पूरा जो जो लहजा है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत फैसिनेटिंग है, और एकदम हमको एकदम साफ दिखाई देता है कि वो जो एक जो ह्यूमन लेवल पर जो एक कनेक्शन ये सी जबान बना रही है, वो बाद वाली जो पॉलिश शहरी टकसाली उर्दू है, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, शायद वहां वो मिसिंग होता है। तो सब छोड़ के थोड़ा सा और आखिर के, जी, ये सिकंदर का है जी। वो भी नहीं ठीक से मालूम हो सका है कि कहाँ के थे, लेकिन और इनके कुछ दो चार और मरसी हैं, उसमें मराठी और राजस्थानी का अच्छा खासा फ्लेवर, अच्छे खासे लफ्ज दिखाई देते हैं। तो शायद वो खास यूपी के नहीं हैं, और खास लखनऊ या दिल्ली के शायद नहीं हैं। उनका उस रीजन से एक नाता रिश्ता है, जिस तरह से वो उन लफ्जों को इस्तेमाल करते हैं। तो बस दो तीन बस और पढ़े दे रहे हैं। तो इमाम हुसैन के एक बेटा उनका बस बचा करबला में, बाकी सब बेटे और भाई भाई सब वहां मार दिए गए। तो आबिद नाम है उनका, जो आखिरी बेटा उनका बचा। तो आखिर में वो सबको, घर की औरतें और बच्चे बचे थे करबला में, तो वो काफिला बना के ये लोग अब शाम जा रहे हैं, सीरिया, क्योंकि यजीद जो उस वक्त का बादशाह है वो डेमेस्कस में उसका वो कैपिटल है। तो ये पूरा काफिला औरतों का लुटा हुआ, सिर्फ एक आदमी है। तो पीछे ऊंट हैं और पैदल सब औरतें हैं, सब बाल खुले हुए और खाक में मिट्टी में अटे हुए सबके बाल हैं।
और उनके साथ सिर्फ एक आदमी है, आबिद, जो इमाम हुसैन का बेटा है और अब वो इमाम है। तो वो अब दिलासा भी दे रहा है, वही इनका सब कुछ है। लोथन के ढिग शीस खुले, बिन चादर छोटी बड़ियां। तो छोटी बड़ी औरतें हैं ना, तो छोटी बड़ियां है करके पीटन लागी, मक्तल ऊपर खड़ियां। मक्तल उस जगह को कहते हैं जहां सब लोग कत्ल हुए हैं। तो कातिल जो मर्डरर है, कत्ल मर्डर, और जिसका कत्ल किया गया है वो मकतूल, और जिस जगह मर्डर हुआ है वो मक्तल। तो है करके पीटन लागी, मक्तल ऊपर खड़ियां। गम की मारी खाए घुमारी, रो रो कर गिर पड़ियां। हाथ उठा दिखलावन लागी, जंजीरों की कड़ियां। कहने लगी हम रांडों की बांदी, कौन हम रांडों की बंदी, कौन छुड़ावे, कौन हमारा होए संघाती, कौन वतन पहुंचावे। वाली वारिस मर गए, लूट लिया घर बार, हम कैदी बन में फिरें, देखत है संसार। पकड़ महारवा, आबिद चले नैनो नीर बहाते। फिर लोथन देखत जाते, यूं कहकर चिल्लाते, अय बाबा हम तुमको बन में बेबस छोड़े जाते। शाम नगर ले जाते जालिम, तनिक नहीं ठहराते। कौन क्यों कर मुंह से पात कटे, पांव छाला नहीं जावे। माँ बहनों की जारी सुन सुन, जिगरा उल्टा जावे। तिस पर लागी प्यास है, दूर पड़ी है राह, बाबा कैसे होएगा आबिद का निर्वाह। अब ये आखिरी स्टैंजा है, आखिरी बंद है। अब सिकंदर आ गए सामने पिक्चर में। अब आगे कुछ कहा न जावे मुंह से, हाल हरम का। तो हरम हो गए घर वाले, तो इमाम हुसैन की घर की औरतों का हाल अब नहीं कहा जा रहा है मुझसे। अब आगे कुछ हाल अब आगे कुछ कहा न जावे मुंह से, हाल हरम का। मोरे जी में यूं आवत है, भेस बना मातम का। बैठ मुहिब्बान आगे, बाछूं ये मरसिया गम का। बहुत रुलाऊं रोऊं पीटूं, नहीं भरोसा दम का। कहत फकीर गरीब सिकंदर हूं तुम्हरे बलहारा। यहाँ रखिए पात मोरी सरवर, वहां कीजे नस्तारा। दो जगत के तुम धनी, मांगू काके द्वार। भीख तुम्हारे द्वार से मांगत है संसार। ये उन्होंने खत्म किया। तो अब इमाम हुसैन से उन्होंने दुआ मांगी कि आप मेरा यहाँ भी नाम पैदा कीजिए उसमें, और मरने के बाद मेरा निर्वाह भी नस्तारा कर दीजिए, वहां वहां कीजिए नस्तारा। तो ये इसकी ये ये है उसकी जबान। तो इसी तरह से जैसे आपने बताया जो लोकल हैं वहाँ के, मरसिए मुहर्रम में, तो इस पर भी कुछ बात कर सकते हैं कि इन मौकों पर, मरसिए में खास तौर से या गम के मौकों पर, आप देखेंगे कि वो वाली लोकल एलिमेंट्स जिसको हम बार बार कह रहे हैं, वो चीजें उभर कर आती हैं। कि यूं भी जब किसी के घर में मौत हो जाती है, तो वहां की औरतें किस तरह से शोक कर रही हैं, वहां की औरतें कैसे रो रही हैं, तो उनकी जबान बहुत कुछ बदली भी होती है। तो उसमें आपको ज्यादा दिखाई देगी, जो जिसको हम लोग कहते हैं ना मदर टंग, वो वहां बहुत साफ दिखाई देती है।
तो मर्सिये में भी अच्छा खासा उसका असर देखा जा सकता है। तो बस यही थोड़ी सी बातें थी, बाकी